प्यारे बच्चों, क्लास 12th पॉलिटिकल साइंस जैक के ऑफिशियल साइट में डाउनलोड सेक्शन में आपको पॉलिटिकल साइंस का मॉडल क्वेश्चन मिल जाएगा। वहीं से मैंने इस क्वेश्चन को लिया है। सेट 1 हम लोगों ने कंप्लीट कर लिया है। सेट 2 का आज हम लोग प्रश्नों के उत्तर को देखेंगे। चैनल पर आप पहली बार हैं तो जरूर सब्सक्राइब कर ले, क्योंकि विभिन्न विषयों के महत्वपूर्ण प्रश्नों की जानकारी समय समय पर इस चैनल के माध्यम से आपको मिलते रहेगी। तो चलिए हम लोग फटाफट देख लेते हैं क्या क्या क्वेश्चन दिया हुआ है और उसके आंसर को। तो सबसे पहला क्वेश्चन है ऑब्जेक्टिव, राज्यों के पुनर्गठन आयोग के अध्यक्ष कौन थे? तो यहाँ आपका आंसर हो जाएगा न्यायमूर्ति फजल अली। दूसरा है, भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की पहली महिला अध्यक्ष कौन थी? एनी बेसेंट। राष्ट्रीय विकास परिषद की स्थापना कब हुई? तो 1952 में। एम.एस. स्वामीनाथन का संबंध था हरित क्रांति से। ये भारत में हरित क्रांति के जनक माने जाते एम.एस. स्वामीनाथन, और विश्व में हरित क्रांति के जनक है सो नॉर्मन बोरलॉग माने जाते हैं। पांचवा है, भारत ने पहला सफल परमाणु परीक्षण कब किया? तो 1974। किस वर्ष चीन ने भारत पर आक्रमण किया? 1962। भारत में लौह पुरुष के नाम से कौन जाने जाते हैं? सरदार वल्लभ भाई पटेल। भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के संस्थापक कौन थे? ए.ओ. ह्यूम। भारतीय संविधान के किस अनुच्छेद के अंतर्गत राष्ट्रीय आपातकाल लगाया जा सकता है? तो अनुच्छेद 352। विश्व में शांति बनाए रखने का दायित्व किस पर है? तो सुरक्षा परिषद। डीएमके किस राज्य की क्षेत्रीय पार्टी है? तमिलनाडु। विश्व महिला दिवस कब मनाया जाता है? 8 मार्च। मंडल कमीशन रिपोर्ट की सिफारिशों को किस प्रधानमंत्री ने लागू किया? वीपी सिंह। किसे नए सामाजिक आंदोलन की श्रेणी में नहीं रखा जा सकता है? तो गृह स्वराज आंदोलन। भारतीय जनता पार्टी किस पार्टी का नया नाम है? तो भारतीय जनसंघ का। भारत में गठबंधन की सरकार के पहले प्रधानमंत्री कौन थे? तो वीपी सिंह। पूरब बनाम पश्चिम पदबंध का आशय किससे है? तो शीत युद्ध से। सोवियत संघ ने कौन सा सैनिक गुट बनाया? तो वार्सा संधि। 1955 के वार्सा संधि में कौन सा देश सदस्य नहीं था? तो पश्चिमी जर्मनी। 1917 में रूस में समाजवादी राज्य की स्थापना किसने की? लेनिन ने। परमाणु अप्रसार संधि पर किस राज्य ने हस्ताक्षर नहीं किए? भारत। यूरो क्या है? तो यूरोपीय संघ की मुद्रा। इंग्लैंड का वर्तमान प्रधानमंत्री कौन है? तो थेरेसा मे। दक्षेस का पहला सम्मेलन किस देश में हुआ? बांग्लादेश। बच्चों ये है सो आपका करंट से है। आप लोग इंग्लैंड का वर्तमान प्रधानमंत्री अभी जो होंगे देख लीजिएगा, क्योंकि ये पुराना मॉडल क्वेश्चन है, जैक के साइट से मैंने लिया है, इसीलिए ये आपका इसको आप लोग देख लीजिएगा अभी वर्तमान का, ठीक है। दक्षेस का पहला सम्मेलन किस देश में हुआ? बांग्लादेश। राष्ट्रीय पंचायत किस देश की संसद है? तो नेपाल। निम्नलिखित में कौन सा देश सार्क का सदस्य है? भारत। वर्तमान में संयुक्त राष्ट्र संघ का महासचिव कौन है? तो इनमें से कोई नहीं। अंतर्राष्ट्रीय न्यायालय का मुख्यालय कहाँ है? हेग। यूएनओ निशस्त्रीकरण आयोग कब बना? 1952। पर्यावरण सुरक्षा के लिए सबसे पहला अंतर्राष्ट्रीय सम्मेलन कहाँ हुआ? तो स्टॉकहोम। 1952 के किस शहर में पृथ्वी सम्मेलन हुआ? तो रियो डी जेनेरियो। निम्नलिखित में से किस देश ने खुले द्वार की नीति अपनाई? चीन। 1972 में भारत पाक के बीच हुए समझौतों को क्या कहते हैं? शिमला समझौता। भारतीय अर्थव्यवस्था है मिश्रित। अंतर्राष्ट्रीय मुद्रा कोष का मुख्यालय कहाँ है? वाशिंगटन। बांग्लादेश कब अस्तित्व में आया? 1971। निम्न में कौन सा देश आसियान का सदस्य नहीं है? श्रीलंका। कौन भारतीय व्यक्ति भारत का पहला गवर्नर जनरल था? तो सी राजगोपालाचारी। किस देश ने सुरक्षा परिषद में निषेधाधिकार का सर्वाधिक बार प्रयोग किया? रूस। योजना आयोग को भंग कर कौन सा आयोग बना? तो नीति आयोग बना। यहाँ से आपका अति लघुत्तरीय प्रश्न है, बर्नियर की दीवार किस बात का प्रतीक थी? तो पूंजीवादी व समाजवादी दुनिया के विभाजन का प्रतीक थी। भाग्य वधु से चिर प्रतीक्षित भेंट भाषण किसके द्वारा दिया गया? तो जवाहरलाल नेहरू द्वारा। वामपंथी विचारधारा से आप क्या समझते हैं? तो यह विचारधारा निर्धन एवं पिछड़े सामाजिक समूह की तरफदारी करती है एवं इनको लाभ पहुंचाने वाली सरकारी नीतियों का समर्थन करती है। अगला है, चिपको आंदोलन क्यों चलाया गया? तो यह पेड़ या वनों की कटाई को रोकने के लिए चलाया
गया आंदोलन था। सोवियत खेमे के देशों का नाम लिखिए। तो सोवियत संघ, पोलैंड, हंगरी, रोमानिया, पूर्वी जर्मनी। खतरनाक दशक किसे कहा गया है? तो 1960 के दशक को। क्यूबा मिसाइल संकट के समय सोवियत संघ के नेता कौन थे? तो निकिता गुरचेव। अगला है, शीत युद्ध से क्या अभिप्राय है? तो शीत युद्ध से हमारी अभिप्राय उस अवस्था से है जब दो से अधिक देशों के मध्य तनावपूर्ण वातावरण तो हो लेकिन वास्तव में कोई युद्ध ना हो। द्वितीय विश्व युद्ध के बाद संयुक्त राज्य अमेरिका तथा सोवियत संघ, अभी वर्तमान में रूस, के बीच युद्ध तो नहीं हुआ लेकिन युद्ध जैसी स्थिति बनी रही। यह स्थिति शीत युद्ध के नाम से जानी जाती है। इन दोनों के मध्य लंबे समय तक तानातनी का माहौल बना रहा तथा ऐसा लगता था मानो युद्ध होगा, किंतु ऐसा हुआ नहीं। सन 1989 में बर्नियर की दीवार के ढहने को द्विध्रुवीयता का अंत क्यों कहा जाता है? तो द्विध्रुवीयता के दौर में जर्मनी दो भागों में विभाजित हो गया था, जहां पूर्वी जर्मनी साम्यवादी सोवियत संघ के प्रभाव में तथा पश्चिमी जर्मनी संयुक्त राज्य अमेरिका के प्रभाव में था। सन 1989 में बर्नियर की दीवार के ढहने के पश्चात ही संपूर्ण विश्व में से सोवियत संघ का प्रभाव भी समाप्त हो गया तथा अब तक दो ध्रुवों में विभाजन विश्व हो गया। इसी कारण बर्नियर की दीवार का ढहना दो ध्रुवीयता के अंत के रूप में जाना जाता है। अगला है, साप्टा क्या है? संक्षेप में बताएं। तो साप्टा का पूरा नाम है दक्षिण एशिया मुक्त व्यापार क्षेत्र। दक्षिण के सदस्य देशों ने फरवरी 2004 में साप्टा समझौते पर हस्ताक्षर किए। यह समझौता 1 जनवरी 2006 से प्रभावी हो गया। इस समझौते के तहत दक्षिण देशों के बीच आपसी व्यापार में लगने वाले सीमा शुल्क को कम करने का लक्ष्य था। इस समझौते से दक्षिण एशिया के देशों को व्यापारिक लाभ प्राप्त हुए। अगला है, शक्ति संतुलन बनाए रखने के 2 उपाय बताएं। तो पहला है गठबंधन बनाना। शक्ति संतुलन बनाए रखने का प्रमुख तरीका गठबंधन बनाना है। कोई देश अन्य देश या देशों से गठबंधन करके अपनी शक्ति को बढ़ा लेता है, फलस्वरूप क्षेत्र विशेष में शक्ति संतुलन बना रहता है। दूसरा है सशक्तिकरण व निःसशक्तिकरण। तो शक्ति संतुलन शस्त्रीकरण द्वारा भी बनाए रखा जा सकता है। एक राष्ट्र शक्ति संतुलन बनाए रखने के लिए दूसरे राष्ट्र से सैनिक शस्त्र प्राप्त कर सकता है। वर्तमान समय में सशक्तिकरण की दौड़ संपूर्ण विश्व पर महाविनाश का खतरा मंडरा रहा है। फलस्वरूप आज सशक्तिकरण को छोड़कर निःसशक्तिकरण पर बल दिया जाने लगा है। 12वां है, एकल प्रभुत्व वाली दल प्रणाली की हानियां बताएं। तो पहला है, एक दलीय व्यवस्था लोकतंत्र की सफलता और विकास हेतु उचित नहीं है। दूसरा, प्रभुत्वशाली दल शासन का संचालन तानाशाही पूर्ण तरीके से करने लगते हैं जिससे शक्ति का दुरुपयोग होता है। तीसरा, इस व्यवस्था में विरोधी दल कमजोर होते हैं अतः सरकार की आलोचना प्रभावशाली ढंग से नहीं हो पाती। चौथा, इस व्यवस्था के तानाशाही व्यवस्था में बदलने का भय होने के कारण जनता के अधिकार व स्वतंत्रताओं पर अंकुश की संभावना रहती है। 13 है, सोवियत संघ के पतन के कोई 2 परिणाम बताएं। तो पहला है, सोवियत संघ के पतन के कारण अमेरिकी गुट व सोवियत गुट के मध्य चला आ रहा शीत युद्ध समाप्त हो गया। दूसरा है, शीत युद्ध के समाप्त होने से परमाणु हथियारों की होड़ भी समाप्त हो गई तथा एक नई शांति की संभावना का जन्म हुआ। अगला है, क्योटो प्रोटोकॉल पर संक्षिप्त टिप्पणी लिखिए। तो सन 1997 में जापान के क्योटो शहर में एक सम्मेलन का आयोजन किया गया जिसे क्योटो प्रोटोकॉल कहा जाता है। यह एक अंतर्राष्ट्रीय समझौता है। इसके अंतर्गत औद्योगिक देशों के बीच ग्रीन हाउस गैसों के उत्सर्जन को कम करने के लक्ष्य निर्धारित किए गए हैं। विकासशील देशों में ग्रीन हाउस गैसों के प्रति व्यक्ति उत्सर्जन अपेक्षाकृत कम होने के कारण चीन, भारत एवं अन्य विकासशील देशों को क्योटो प्रोटोकॉल की बाध्यताओं से अलग रखा गया है। आगे के समाचार को हम लोग देख लेते हैं। नेपाल में लोग अपने देश में लोकतंत्र को बहाल, यहाँ गलती लिखा गया है, यहाँ बहाल होगा, बहाल करने में कैसे सफल हुए। तो अतीत में नेपाल एक हिंदू राज्य था। आधुनिक काल में यहाँ कई वर्षों तक संवैधानिक राजतंत्र रहा। इस दौर में नेपाल की राजनीतिक पार्टियां और आम जनता खुले और उत्तरदायी शासन की आवाज उठाते रहे, लेकिन राजा ने सेना की सहायता से शासन पर पूरा नियंत्रण कर लिया और नेपाल में लोकतंत्र की राह अवरुद्ध हो गई।
लेकिन एक मजबूत लोकतंत्र समर्थक आंदोलन से विवश होकर सन 1990 में राजा ने नए लोकतांत्रिक संविधान की मांग मान ली, परंतु नेपाल में लोकतांत्रिक सरकारों का कार्यकाल बहुत छोटा और समस्याओं से भरा रहा। सन 1990 के दशक में नेपाल के माओवादी नेपाल के अनेक हिस्सों में अपना प्रभाव कायम करने में कामयाब हुए। माओवादी राजा और सत्ताधारी अभिजन के बीच रिसोमनीय संघर्ष हुआ। सन 2002 में राजा ने संसद को भंग कर दिया और सरकार को गिरा दिया। इस प्रकार नेपाल में जो भी थोड़ा बहुत लोकतंत्र था उसे राजा ने खत्म कर दिया। अप्रैल 2006 में यहाँ देशव्यापी लोकतंत्र समर्थन प्रदर्शन हुआ और राजा ज्ञानेंद्र ने बाध्य होकर संसद को बहाल किया। इस तरह नेपाल के लोग अपने देश में लोकतंत्र को बहाल करने में सफल हुए। सन 2008 में नेपाल राजतंत्र को खत्म कर लोकतांत्रिक गणराज्य बना तथा सन 2015 में उसने नया संविधान अपनाया। 16 है जन आंदोलन का क्या अर्थ है। दल समर्थित मतलब दलीय और स्वतंत्र निर्दलीय आंदोलनों का स्वरूप स्पष्ट कीजिए। तो जन आंदोलन प्रजातांत्रिक मर्यादाओं तथा संवैधानिक नियमों के आधार पर तथा सामाजिक शिष्टाचार से संबंधित नियमों के पालन सहित सरकारी नीतियों, कानून व प्रशासन सहित किसी मसले पर व्यक्तियों के समूह अथवा समूहों के द्वारा असहमति प्रकट किया जाना जन आंदोलन कहलाता है। इन आंदोलनों के अंतर्गत प्रदर्शन, नारेबाजी, जुलूस जैसे क्रियाकलाप सम्मिलित है। इस प्रकार के जन आंदोलनों में जल समर्पित मतलब दलीय और स्वतंत्र मतलब निर्दलीय आंदोलनों का स्वरूप इस प्रकार है। पहला, दल आधारित आंदोलन। जब किसी राजनीतिक दल अथवा राजनीतिक दलों से समर्थन प्राप्त समूहों द्वारा आंदोलन संचालित किए जाते हैं तो इसे दलीय आंदोलन कहा जाता है, जैसे जाति विरोधी आंदोलन, छुआछूत विरोधी आंदोलन आदि। किसान सभा आंदोलन एक दलीय आंदोलन था तथा दलीय आंदोलन संगठित प्रकृति के आंदोलन होते हैं। दूसरा है स्वतंत्र आंदोलन। तो सरकार की नियोजित व्यवस्था के असफल होने व लोकतांत्रिक संस्था में अविश्वास की स्थिति उत्पन्न होने व चुनाव आधारित राजनीति बन जाने के कारण ये आंदोलन अस्तित्व में आते हैं। ये आंदोलन असंगठित लोगों के समूह द्वारा संचालित निर्दलीय आंदोलन होते हैं, जैसे चिपको आंदोलन, दलित पेंशनर आंदोलन। इस श्रेणी में बहुत से कर्मचारी यूनियनों, व्यवसाय संघों आदि द्वारा संचालित आंदोलन शामिल है। अगला है भारत स्वतंत्र भारत के समक्ष कौन कौन सी प्रमुख चुनौतियां थी, वर्णन कीजिए। तो स्वतंत्रता के पश्चात भारत के समक्ष 3 प्रमुख चुनौतियां। अगस्त 1947 में स्वतंत्रता के पश्चात भारत के समक्ष मुख्य तौर पर 3 निम्नलिखित चुनौतियां थी। 3 मेजर चैलेंज बिफोर इंडिपेंडेंस इंडिया। तो पहला है एकता के सूत्र में बांधना। मुख्य तौर पर भारत के सामने 3 तरह की चुनौतियां थी। पहली और तत्कालीन चुनौती एकता के सूत्र में बंधे एक ऐसे भारत को गढ़ने की थी जिसमें भारतीय समाज की सारी विविधताओं के लिए स्थान हो। भारत अपने आकार और विविधता में किसी महादेश के बराबर था। यहाँ अलग अलग बोली बोलने वाले लोग थे, उनकी संस्कृति अलग थी और वे अलग अलग धर्मों के अनुयायी थे। उस वक्त आम तौर पर यही माना जा रहा था कि इतनी विविधताओं से भरा कोई देश ज़्यादा दिनों तक एकजुट नहीं रह सकता। दूसरा है लोकतंत्र की स्थापना करना। तो स्वतंत्र भारत के समझ दूसरी चुनौती लोकतंत्र को कायम करने की थी। आप भारतीय संविधान के बारे में पहले ही पढ़ चुके हैं। आप जानते हैं कि संविधान में मौलिक अधिकारों की गारंटी दी गई है और हर नागरिकों को मतदान का अधिकार दिया गया। भारत ने संसदीय शासन पर आधारित प्रतिनिधित्व तत्व मूलक लोकतंत्र को अपनाया। इन विशेषताओं से यह बात सुनिश्चित हो गई है कि लोकतांत्रिक ढांचे के भीतर राजनीतिक मुकाबले होंगे। लोकतंत्र को स्थापित करने के लिए लोकतांत्रिक संविधान आवश्यक होता है, परंतु इतना भर ही काफी नहीं होता। चुनौती यह भी थी कि संविधान से मेल खाते लोकतांत्रिक व्यवहार बर्ताव चलन में आए। तीसरा है समाज मूलक विकास।
तो तीसरी चुनौती थी कि ऐसे विकास की जिससे समूचे समाज का भला होता हो, ना कि कुछ एक वर्गों का। इस मोर्चे पर भी संविधान में यह बात साफ कर दी गई कि सबके साथ समानता का बर्ताव किया जाए और सामाजिक रूप से वंचित वर्गों तथा धार्मिक सांस्कृतिक अल्पसंख्यक समुदाय को विशेष सुविधा दी जाए। संविधान ने राज्य के नीति निर्देशक सिद्धांतों के अंतर्गत लोक कल्याण के उन लक्ष्यों को भी स्पष्ट कर दिया था जिन्हें राजनीति को जरूर पूरा करना चाहिए। अब असली चुनौती आर्थिक विकास तथा गरीबी की समाप्ति के लिए कारगर नीतियों को तैयार करने की थी। 18 है भूमंडलीकरण क्या है, विश्व राजनीति पर इसके प्रभाव का वर्णन करें। तो एक अवधारणा के रूप में भूमंडलीकरण की बुनियादी बात है प्रवाह। प्रवाह कई तरह के हो सकते हैं। विश्व के एक हिस्से के विचारों का दूसरे हिस्से में पहुंचना, पूंजी का एक से ज़्यादा जगहों पर जाना, वस्तुओं का अनेक देशों में पहुंचना और उनका व्यापार तथा बेहतर आजीविका की तलाश में दुनिया के विभिन्न हिस्सों में लोगों की आवाज़ हो। वैश्वीकरण का प्रभाव बड़ा विषय रहा है। यह कुछ समाजों को बाकियों की अपेक्षा और समाज के एक हिस्से को बाकी हिस्सों की अपेक्षा ज़्यादा प्रभावित कर रहा है। तो बच्चों ये वीडियो अब थोड़ा लंबा हो रहा है, इसलिए अब हम थोड़ा धीरे धीरे बढ़ा दे रहे हैं। इसको आप लोग देख लीजिएगा। ये जैक के साइट पर डाउनलोड सेक्शन में ये मॉडल क्वेश्चन दिया हुआ है, आंसर मैंने तैयार कर लिया है, इसी को मैं आपको बता रहा हूं। और ये 2024 या 25 का नहीं है, उसके पहले का मॉडल क्वेश्चन है, इसीलिए इस बार 2025 का बोर्ड एग्जाम के लिए इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है, तो इसको जरूर एक नज़र आप लोग देख लीजिएगा। टोटल 5 सेट है, जिसमें से एक सेट हम लोगों ने कंप्लीट कर लिया है। और इस बार 2025 में जैक बोर्ड ने पॉलिटिकल साइंस का मॉडल क्वेश्चन जारी किया, उसका भी मैंने वीडियो बना दिया है। चैनल के डिस्क्रिप्शन में जाकर या प्लेलिस्ट में जाकर आप पॉलिटिकल साइंस सेक्शन में जाकर देख सकते हैं। 19 और लास्ट नंबर क्वेश्चन है आपका, संयुक्त राष्ट्र संघ के उद्देश्य क्या है। तो इसको उद्देश्य को आप लोग देख लीजिए बच्चों, इसी तरह लिख लीजिएगा, याद कर लीजिएगा। आशा करते हैं वीडियो आपके लिए उपयोगी साबित होगा। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो साथ। जय हिंद, जय भारत।